हाय बच्चों, मैं सुनील सर आज आपके लिए लाया हूँ फिजिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज। मुझे आशा है कि यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो 2026 यानी 2026 के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण फिजिक्स का ये मॉडल पेपर है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक छोटा सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इन सभी बारी बारी से क्वेश्चनों की चर्चा हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा सी, जो ध्रुव तथा फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनता है। दूसरा क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायऑप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी 2 से 100 में भाग दे देंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, 50 सेंटीमीटर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रंगीन विपथन को कम करने के लिए लेंसों के उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर सी है, अवर्णक संयोग। चौथा है इसका कि एक उत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है, तब इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 4 का आंसर होगा अनंत होगी। 4 का सही आंसर अनंत होगा। 5, एक व्यक्ति +2 दी क्षमता का लेंस युक्त चश्मा प्रयोग करता है तो उसका दृष्टि दोष क्या है? चूंकि प्लस है तो यहाँ पर उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। इसका सही आंसर बी होगा। छठा क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। आंसर ए होगा। समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होती है, तो 7 का आंसर होगा सी। तो इसका समानांतर होगा, 7 का आंसर सी। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस संपर्क में है, इसके संयोजन की क्षमता डायऑप्टर में लिखें। तो इसका सही आंसर होगा 8 का बी हो जाएगा आपका, -2.5। नेक्स्ट है, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? जब हम लोग गोलीय दर्पण को पानी में डुबाते हैं तो इसकी फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि यह समान ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान होगा। तो परावर्तन गुणांक का मान क्या हो जाता है? आंसर इसका हो जाएगा 10 का बी। 10 का क्या हो जाएगा? बी, 1 हो जाएगा। परावर्तन गुणांक का मान 1 हो जाएगा। 11 नंबर जो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी प्रिज्म की वर्ण विपथन क्षमता निर्भर करती है। तो वर्ण विपथन क्षमता के लिए किस पर निर्भर करती है? तो प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो आप इसको ध्यान पूर्वक पढ़िए और थोड़ा थोड़ा ये हेल्प हमसे भी लेते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है, तो इसका सही आंसर होगा बी, -FO/FE। FO कहते हैं फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और FE कहते हैं फोकल लेंथ ऑफ आई। नेक्स्ट है, कहता है 1 μ2 के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर 3 हो गया है, ये 13 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है तो ये 13 नंबर होगा। तो ये क्या है? म्यू का जो इसके लिए इसका आंसर होता है, ये म्यू जो है, म्यू के अपवर्तनांक को सूचित किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 का ए होता है। म्यू2 पूछेगा तो म्यू2 बटा क्या हो जाएगा? म्यू1। नेक्स्ट कहता है 14 नंबर, 4 डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो 4 डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी भाग दे देंगे किस में? 25 डायऑप्टर निकाल करके, इसका चूँकि इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ये क्या होगा? 1/25 जो हो जाएगा 100 से भाग दे देने के बाद, तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी? जब चेंज करेंगे तो ये 0.25 मीटर में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 15 नंबर, यदि कांच के एक लेंस जिसका अपवर्तनांक 3/2 है कि हवा में फोकस दूरी FA हो और पानी का अपवर्तनांक 4/3 में FW, यानी कि वाटर में इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? तो इसके लिए एक फार्मूला दिया हुआ है, 15 का ऑप्शन होगा सी ना, FW = 3FA। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिए, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा गौर से देखते हैं।
प्रश्न नंबर 16 आपका है कि द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसने दी थी। तो द्वितीय तरंगिकाओं की हम लोग जानते हैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, तो द्वितीय तरंगिकाओं की भी अवधारणा हाइगेंस महोदय ने दिया था। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, गोलाकार होता है। परिमित दूरी पर जो तरंगाग्र होता है वो गोलाकार होता है। 17 नंबर जो कहता है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हम सबसे जानते हैं हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है ना, 4.42 होता है। सॉरी, हीरा का ही अपवर्तनांक अधिक होता है। इसके मान को हम लोग बाद में देख लेंगे। तो नेक्स्ट है, दो तरंगों के व्यक्तीकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणाम आयाम का मान होगा जिससे प्रकट किया जाता है। तो इसके लिए 18 का जो ऑप्शन दिया हुआ है बी, 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, 5। तरंगों का कालांतर 5 का पथांतर डेल्टा एक्स से संबंध, तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 का सी हो जाएगा, डेल्टा 5/2 पाई। 20 है, यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी दोनों दोगुनी कर दी जाती है, तो फ्रिंज के चौड़ाई में क्या परिवर्तन होता है। तो फ्रिंज की चौड़ाई अपरिवर्तित रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, कौन सा कथन सही है। तो इसमें जब आप पढ़ते हैं 21 के क्वेश्चनों को, तो इसमें बारी बारी से आप पढ़िएगा। तो कहता है लाइड मिरर एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज गायब होता है, यह इसका आंसर सही होगा, ए। 22 क्वेश्चन का कहता है कि निर्वात से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्षीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है, इस माध्यम में तरंगदैर्घ्य होगा। तो इस माध्यम का तरंगदैर्घ्य होगा 4000 एंगस्ट्रॉम। इसका सही आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट कहता है एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है। तो एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है, आप लोग सभी जानते हैं कि व्यक्तीकरण होता है। नेक्स्ट है, यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश के तरंगदैर्घ्य दुगुना कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी हो जाएगी। तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी, यह भी दुगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट कहता है दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यक्तीकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है, तो इसकी चौड़ाई क्या होती है, समान चौड़ाई की होती है। नेक्स्ट, स्वस्थ आँख की विभेदन सीमा होती है, तो स्वस्थ आँख की विभेदन सीमा क्या होती है, ए इसका सही आंसर होगा, और ये 1 मिनट के रूप में दर्शाया गया है। नेक्स्ट होगा बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक होता है, 28 का बी होगा आंसर, 28 का बी। और रक्त किरणें होती हैं जो बहुमूल्य नगों की पहचान में इसका उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में किसका उपयोग पौधा घरों में होता है। तो पौधा घरों में उपयोग होने वाली जो विकिरण होती है वो पराबैंगनी विकिरण होती है। नेक्स्ट है रेडियो तरंगों की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है। तो रेडियो तरंगों की उत्पत्ति दोलित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, ए ही इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि यह जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अगर हम लोग इसको पढ़ते हैं अपने फ्यूचर में तो ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसी तरह हम नई नई वीडियो को ले करके आएंगे आपके साथ। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और हमें उम्मीद है कि आप इसे बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझेंगे, और आगे के लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहेंगे। और मिलते हैं अगले ब्रेक में और अगले एपिसोड में। तो हमने एक क्वेश्चन का चर्चा किया था कि हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है। तो वैसे हीरा का अपवर्तनांक तो हम सभी जानते हैं, हीरा जो होता है हमने बताया भी था कि इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है, और जिसके कारण ये क्या होता है, इसमें असाधारण चमक होती है, और हीरा जो होता है इसका क्रांति कोण 24 डिग्री होता है, और हमेशा यह
एक एंगल से ही प्रारूप बनाता है और यह कार्बन का एक अपरूप होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।